आइए चलते हैं एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा पर जहां हम दुनिया के सबसे मशहूर और सच कहा जाए तो सबसे ज्यादा विवादित हीरे की सदियों लंबी कहानी को खंगालेंगे। ये सिर्फ एक बेशकीमती पत्थर की कहानी नहीं है। इसने बड़े बड़े साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है। इस विश्लेषण में हम जानेंगे कि कैसे एक हीरा पूरी दुनिया के इतिहास का हिस्सा बन गया। लेकिन अलग अलग साम्राज्यों के आर पार इसके रास्ते को देखने से पहले एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है। आखिर क्या वजह थी कि इस रत्न को हासिल करने वाले लगभग हर पुरुष शासक को या तो युद्ध देखना पड़ा, अपनों से धोखा मिला या उनकी जान ही चली गई। ये एक ऐसा रहस्य है जो इस पूरी कहानी में एक साई की तरह हमारे साथ चलेगा। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस रोशनी के पर्वत का आखिर जन्म कहाँ हुआ था। ये तो हम सब जानते हैं कि एक वक्त पर भारत पूरी दुनिया में हीरों का सबसे बड़ा स्रोत था। ये अनमोल हीरा भी लगभग 13वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश की मशहूर गोलकुंडा खदानों से निकला था। पर देखिए, ये सिर्फ कोई महंगा गहना नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये अपने आप में एक अल्टीमेट पावर, एक बेहिसाब ताकत और शाही शान का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया था। जिसके पास ये हीरा, समझिए उसके पास सारी ताकत। और यही ताकत दावत देती है नई विजय और नई लड़ाइयों को। अब देखते हैं 16वीं सदी में जब मुगल साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, तब इसका सफर कहाँ गया। जब मुगल साम्राज्य फैल रहा था तो ये हीरा उनके शानदार खजाने की धड़कन बन गया। यहाँ तक कि बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में भी एक ऐसे ही अद्भुत हीरे का जिक्र मिलता है। लेकिन इस हीरे को अपना सबसे भव्य रूप तब मिला जब इसे सम्राट शाहजहां के वर्ल्ड फेमस मयूर सिंहासन यानी पीकॉक थ्रोन के बिल्कुल बीचों बीच जड़ा गया। सोने और बेशकीमती रत्नों से सजे उस सिंहासन की असली चमक इसी एक हीरे से आती थी। जरा सोचिए, वो नजारा कितना जादू भरा रहा होगा। लेकिन कोई भी शाही खजाना हमेशा के लिए महफूज नहीं रहता है ना। 1739 में फारस यानी आज के ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और मुगल दौलत लूट ली। कहा जाता है कि जब नादिर शाह की नजर पहली बार इस हीरे पर पड़ी तो उसके मुंह से हैरत में निकल पड़ा, कोह ए नूर, फारसी में जिसका मतलब होता है रोशनी का पर्वत। बस वहीं से इसे ये नाम मिला जो आज तक पूरी दुनिया की जबान पर है। इसके बाद तो जैसे स्वामित्व का एक खूनी खेल शुरू हो गया। ख्याल कीजिए कितनी तेजी से इसके मालिक बदले। मुगलों से ये नादिर शाह के पास फारस गया, जहां नादिर शाह का कत्ल हो गया। वहां से ये अहमद शाह दुर्रानी और दूसरे अफगान शासकों के हाथ लगा और आखिरकार 19वीं सदी की शुरुआत में वापस भारत लौट आया। जहां भी ये गया, राजनीतिक उथल-पुथल और खूनी संघर्ष मानो इसके पीछे पीछे चले आए। अब इस हीरे का सफर एक नया मोड़ लेता है और ये पहुंचता है पंजाब के शक्तिशाली सिख साम्राज्य के पास। यहाँ शेर पंजाब के नाम से मशहूर महाराजा रणजीत सिंह ने इसे अपने मुकुट का सबसे खास हिस्सा बना लिया। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि महाराजा की दिली ख्वाहिश थी कि उनकी मृत्यु के बाद इस हीरे को पुरी के जगन्नाथ मंदिर में दान कर दिया जाए। लेकिन 1839 में उनके निधन के बाद इतनी ज्यादा राजनीतिक अस्थिरता फैल गई कि ये ऐतिहासिक इच्छा कभी पूरी ही नहीं हो सकी। अब यहाँ एक क्रूशियल टर्निंग पॉइंट आता है। रणजीत सिंह जी के बाद पंजाब कमजोर पड़ने लगा और ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी ताकत बढ़ाने लगी। एंग्लो सिख युद्ध हुए और आखिरकार 1849 में ब्रिटिश सेना ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। उन्होंने युवा महाराजा दलीप सिंह से एक संधि यानी ट्रीटी पर दस्तखत करवाए, जिसके तहत कोहिनूर ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया। कई इतिहासकार इस हैंडओवर को एक जबरदस्ती उठाया गया कदम मानते हैं। जो भी हो, नतीजा ये था कि कोहिनूर ने एक बार फिर अपना घर बदला। 1849 में इस हीरे को एक स्पेशल जहाज से ब्रिटेन भेजा गया, पर इसका समुद्री सफर बड़ा ही खौफनाक था। जहाज पर चालक दल में अचानक भयंकर बीमारियां फैलने लगी और ऊपर से खराब मौसम का कहर। ऐसा लग रहा था मानो हीरे का वो रहस्यमयी साया सच में अपना असर दिखा रहा हो। पर इन सब मुश्किलों के बावजूद आखिरकार ये सुरक्षित इंग्लैंड पहुंच गया और महारानी विक्टोरिया को साम्राज्यवादी जीत के एक प्रतीक के रूप में भेंट किया गया। लेकिन लंदन पहुंचने के बाद इस हीरे के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद किसी ने कल्पना नहीं की थी। हुआ ये कि 1851 में लंदन की ग्रेट एग्जीबिशन में इस हीरे को पहली बार आम जनता के देखने के लिए रखा गया। हजारों लोग वहां पहुंचे, लेकिन जनता काफी निराश हुई। लोगों को लगा कि दुनिया के सबसे मशहूर हीरे में वो चमक तो है ही नहीं जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी।
इस ठंडी प्रतिक्रिया ने ब्रिटिश जौहरियों को एक बहुत ही बड़ा और कहूं तो एक ड्रास्टिक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने इसकी चमक बढ़ाने के लिए हीरे को दोबारा तराशने का फैसला किया। और ये कोई छोटा-मोटा बदलाव नहीं था। सिर्फ एक शानदार चमक पाने के लिए इस ऐतिहासिक पत्थर का लगभग आधा हिस्सा काटकर निकाल दिया गया। ओरिजिनल 186 कैरेट का कोहिनूर कटने के बाद सिर्फ 105 कैरेट का रह गया। जरा सोचिए, बस उस परफेक्ट शाइन के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई गई है। आज ये बदला हुआ हीरा टावर ऑफ लंदन में क्राउन जूल्स का हिस्सा है और कड़ी सुरक्षा में है। लेकिन इसकी कहानी और इसके विवाद आज भी खुले हुए हैं। इस वक्त कोहिनूर के मालिकाना हक को लेकर एक बहुत ही पेचीदा कूटनीतिक बहस चल रही है। भारत का दृढ़ मानना है कि यह उसकी सांस्कृतिक विरासत है। वहीं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान का भी कहना है कि इतिहास के किसी न किसी दौर में ये उनके शासकों के पास था, तो हक उनका बनता है। इन सब के जवाब में यूनाइटेड किंगडम अपनी जगह अटल है कि उन्होंने इसे 1849 की संधि के जरिए बिल्कुल कानूनी रूप से हासिल किया था। यहां हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे, बल्कि ये देख रहे हैं कि एक अकेले हीरे ने अंतर्राष्ट्रीय दावों को कैसे उलझा कर रखा हुआ है। और इन सब के बीच वो पुरानी मिथक और भी ज्यादा रोचक हो जाती है। लोक कथाओं का मानना था ना कि कोहिनूर पुरुष शासकों के लिए दुर्भाग्य या मौत लाता है, जैसा हमने मुगलों, नादिर शाह और सिख साम्राज्य के पतन के वक्त देखा। अब दिलचस्प बात यह है कि ब्रिटिश राज परिवार इस मिथक को काफी सीरियसली लेता है। इसी कथित श्राप से बचने के लिए एक मॉडर्न प्रोटोकॉल बना दिया गया है। ब्रिटिश रॉयल फैमिली में कोहिनूर को सिर्फ रानियां ही पहन सकती हैं, राजा नहीं। है ना कितनी हैरत की बात। तो आखिर में ये सवाल सोचने पे मजबूर कर ही देता है। एक तरफ इस कोहिनूर की ऐसी बेमिसाल चमक है जो आज भी दुनिया को चकाचौंध कर देती है, और दूसरी तरफ इसका वो खूनी उथल-पुथल और विवादों से भरा इतिहास। तो क्या इस अनमोल रत्न की रोशनी अपने इस अंधेरे इतिहास पर कभी पर्दा डाल पाएगी, या फिर इसकी कहानी आने वाली सदियों तक ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनी बहसों का मुद्दा बनी रहेगी? ये आगे की खोज के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है।